हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपना। कल अपन ने गोल्जी बॉडी और ईआर की बात कर ली थी। तो अब जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की रिमेनिंग जो दो कोशिकांग बचे हैं, लाइसोसोम तथा वैक्यूल, उनको पहले कवर करेंगे, फिर आगे बाकी कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे। तो अपना अगला टॉपिक आज का वो है लाइसोसोम। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांस हैं इससे। ठीक है, तो लाइसोसोम की बात करते हैं। तो जो लाइसोसोम है बेटा, ये भी देखो किसका भाग है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। पहला पॉइंट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग होता है। ये भी क्या है बेटा, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो लाइसोसोम है उसकी खोज की थी साइंटिस्ट है डी डवे। डी डवे ने लाइसोसोम को खोजा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज किसने की है? डी डवे ने। और लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी, लाइसोसोम जो है उसका निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। पॉइंट सारे याद रखने हैं आपको। लेकिन जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं वो कौन बनाती है? ईआर, एंजाइम आरईआर द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें करेंगे अपन। लाइसोसोम को अपन सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली। बात करेंगे इसको क्यों बोलते हैं। अगला पॉइंट, जो बेटा लाइसोसोम होता है, देखो नाम से पता लग रहा है, लाइसो मीन्स लाइटिक, और सोम का मतलब होता है, याद रखना, बॉडी। तो लाइसोसोम क्या होता है? एक लाइटिक बॉडी होती है जो लाइसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तभी इसका नाम है लाइसोसोम। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं। बहुरूपीय, क्योंकि ये बहुरूपता दर्शाता है। बात करेंगे बहुरूपता की भी अपन। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे लाइसोसोम से रिलेटेड। लाइसोसोम की अगर बेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ही पुटिका के रूप में होता है। ये क्या होता है? एक स्मॉल वेसिकल होती है, और इस स्मॉल वेसिकल में बेटा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं, जो हाइड्रोलेज एंजाइम कहलाते हैं, जो अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं। तो उनकी अपन बात करेंगे। तो यहां देखो स्ट्रक्चर की और साइज की बात करें तो यही मेंशन कर रहा हूं बेटा, साइज बहुत कम होती है बेटा इसकी। ये लगभग 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर का होता है। लेकिन जो मैक्रोफेज सेल्स होती हैं, भक्षणकारी कोशिकाएं होती हैं, उनमें लाइसोसोम की जो साइज है वो बड़ी होती है। तो मैक्रोफेज में ये भक्षणकारी कोशिकाएं, मैक्रोफेज में इसकी साइज लगभग
माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बता दिया। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की और इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो यहाँ देखो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो डायग्राम बना रहा हूँ उसको आप समझना। ये लाइसोसोम है बेटा, तो ये बाहर की तरफ इसकी झिल्ली है जिसको अपन बोलते हैं ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम झिल्ली। इसके अंदर ये अंदर का भाग है लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम के अंदर बेटा कौन से एंजाइम पाए जाते हैं भी बताया मैंने, सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं बेटा हाइड्रोलेज। ठीक है, चूंकि ये हाइड्रोलेज एंजाइम एसिडिक पीएच पर सक्रिय होते हैं, इसलिए इसको अपन एसिड हाइड्रोलेज भी बोल देते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस। जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर, जैसे न्यूक्लिएज, प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेज, या इनको ग्लाइकोसाइडेज भी बोल देते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, फॉस्फेटेज एटसेट्रा। ये एंजाइम मतलब लगभग सभी प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे न्यूक्लिएज है, ये किसका पाचन करेंगे बेटा, ये न्यूक्लिक एसिड का, जैसे आरएनए और डीएनए। प्रोटीएज प्रोटीन का पाचन करते हैं, लाइपेज लिपिड का पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं। और ये जो एंजाइम है ये अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं, यही मेंशन कर रहा हूं, एसिडिक पीएच पर सक्रिय होते हैं। और वो पीएच लगभग 4 से 5 होती है। तो अपन बोल सकते हैं लाइसोसोम के अंदर, ये अंदर के एनवायरनमेंट में जो पीएच है ये होती है 4 से 5, जो इन एंजाइम के लिए इसी पीएच पर ये एंजाइम सक्रिय होंगे। ठीक है, अब आपको पता है बेटा बाहर साइटोप्लाज्म है, देखो बाहर की तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, और साइटोप्लाज्म की जो पीएच है वो लगभग 7 होती है। और लाइसोसोम के अंदर की पीएच कितनी रखनी जरूरी है बेटा, 4 से 5। तो ऑब्वियसली अंदर पीएच कम है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो उनको मेंटेन करने के लिए लाइसोसोम की झिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइसोसोम की झिल्ली में H+ पंप पाए जाते हैं बेटा। ये कौन है, H+ पंप, ट्रांसपोर्टर है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। तो H+ पंप क्या करते हैं बेटा, देखो साइटोप्लाज्म से जो H+ हैं उनको लाइसोसोम के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर H+ की संख्या क्या रहती है, ज्यादा, यहाँ पर H+ की संख्या क्या है, कम है। तो ऑब्वियसली ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो प्रोटॉन्स को उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, बात समझ में आ रही है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत लाइसोसोम के अंदर उनको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर पीएच जो है वो मेंटेन रहेगी। तो आप बेटा समझ सकते हो, यदि लाइसोसोम की झिल्ली में प्रोटॉन पंप ना हो या ये निष्क्रिय हो जाए तो लाइसोसोम के एंजाइम कभी भी कार्य नहीं करेंगे। इसलिए जो प्रोटॉन पंप है वो लाइसोसोम की पीएच को मेंटेन करने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो ये लाइसोसोम की स्ट्रक्चर और इनके एंजाइम जो है उनके बारे में अपन ने बात कर ली। अब अगली बात आती है, लाइसोसोम को आपने देखो पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग क्यों कहा है, ये यहाँ तक की चीजें आपको मेंशन करनी है बेटा, बना लेना है ना। ये सारे एनसीईआरटी की बातें सारी कवर हो गई हैं। अब थोड़ी इसकी स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म और इसके कार्य पर अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ का डायग्राम मेंशन कर लो। देखो पॉलीमॉर्फिक क्यों कहते हैं, लाइसोसोम जो है वो निम्न प्रकार का हो सकता है।
बहुरूपता दर्शाता है, जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम को अपन बेटा हेटेरोफैगोसोम भी बोलते हैं। टर्सरी लाइसोसोम, इसे अपन रेजिडुअल बॉडी भी बोलते हैं। एक होता है ऑटो लाइसोसोम, ये इसको ऑटो हैगोसोम के नाम से भी जानते हैं, या साइटोलाइसोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे अपन अभी स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से निर्मित होते हैं। उसके लिए लाइसोसोम की फंक्शनिंग को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ माइक्रोफेज का, किस प्रकार से लाइसोसोम कार्य करता है, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके फंक्शन भी हो जाएंगे और ये पॉइंट्स जो हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे बेटा देखो, डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना आपको। ये एक सेल लिए मैंने और ये मैक्रोफेज है। कौन सी सेल है बेटा? ये भक्षणकारी मैक्रोफेज, जो भक्षणकारी होती है, जो बाहर के पदार्थों को एनगल्फ करके उनका डाइजेशन कर देती है, जैसे एंटीजन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अपन सारी बातें क्लियर करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये नवनिर्मित लाइसोसोम है बेटा। ये देखो, ये अभी नया नया बना है, गोल्जी बॉडी ने भी लाइसोसोम का निर्माण किया है। तो नवनिर्मित लाइसोसोम को अपन बोलते हैं बेटा ये वाला, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। और प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर याद रखना बेटा, जो एंजाइम्स होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं इसको ये स्टोरेज का काम कर रही है। और यहाँ पर एंजाइम कैसे होते हैं? इनएक्टिव, क्योंकि अभी ये फंक्शन नहीं कर रहा, लाइसोसोम फंक्शन नहीं करता है, तो वहां पर पीएच जो है वो उसको मेंटेन नहीं रखते, तो वो निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। जैसे ही बाहर का कोई पार्टिकल, जैसे अपन समझने के लिए बताते हैं, ये कोई बैक्टीरिया है बेटा, ये लो, ये कोई बाहर का पार्टिकल है, बैक्टीरिया मान लो आप, ये कोई बैक्टीरिया है। उसको ये सेल क्या करेगी? उसका फैगोसाइटोसिस करेगी। तो बैक्टीरिया जैसे इसके नजदीक आएगा तो ये जो सेल है उसको एनगल्फ कर लेगी। मेरे साथ साथ समझते जाना बेटा इसको। इस सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ वलित होगी और बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद एक बॉडी बन जाती है। देखो, ये जो बॉडी बनी है इसके अंदर ये बैक्टीरिया आ गया, रेड कलर से बैक्टीरिया दिखाया है। इसको अपन बोलते हैं ये वाली बॉडी, फैगोसोम। ठीक है, इस बॉडी को फैगोसोम, क्योंकि इसके अंदर ये बाहर झिल्ली है और अंदर कौन है? बैक्टीरिया। जैसे ही फैगोसोम का निर्माण होता है तो तुरंत प्राइमरी लाइसोसोम आएगा और इसके साथ संलित हो जाएगा, इसको कवर कर लेगा। किस तरह से समझें? और ये लाइसोम आ गया, अंदर कौन था बेटा? बैक्टीरिया। तो इसको ये लाइसोम जो है वो कवर कर लेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है प्राइमरी लाइसोम, जो इसके साथ क्या हो गया? फ्यूज हो गया। इसको अपन बोलते हैं हेटेरोफैगोसोम, या इसी को नाम देते हैं अपन सेकेंडरी लाइसोसोम। जैसे सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है तो अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सक्रिय हो जाएंगे और जीवाणु को क्या कर देंगे? अपघटित कर देंगे। क्योंकि जीवाणु में क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, सारे क्या होंगे? डाइजेस्ट होंगे। तो डाइजेस्ट होने के बाद अंदर का मटेरियल जो डाइजेस्ट हो जाता है, ये देखो बेटा, ये सब डाइजेस्ट हो गया। तो डाइजेस्ट होने के बाद इसके अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो कौन होगा? अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा,
जो फर्दर आगे डाइजेस्ट नहीं हो सकता, मतलब जो डाइजेस्ट होना था वो हो चुका है, बाकी जो रिमेनिंग है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसको अपन नाम देते हैं बेटा तृतीयक लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, ये इसी को बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। ये इसी को हिंदी में बोल देते हैं अपन रेजिडुअल बॉडी को अवशिष्ट काय। ठीक है, अब रेजिडुअल बॉडी के अंदर कौन है बेटा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल है। क्या है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल। जो डाइजेस्ट हो चुका है वो तो प्रेजेंट है, बाकी जो नहीं हो रहा, जो रिमेनिंग है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है। तो इस रेजिडुअल बॉडी को बाद में क्या करेगी ये सेल, यहाँ मेम्ब्रेन के पास इसका फ्यूजन होगा और ये मटेरियल पूरा बाहर की तरफ सीक्रेट कर दिया जाएगा। इसको अपन ने क्या नाम देंगे, अपन एक्सोसाइटोसिस। और ये वाला प्रोसेस क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस, और ये हो गया एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें फैगोसोम के द्वारा इनको डाइजेस्ट किया जाता है, इसको अपन बोलते हैं हेट्रोफेजी। फंक्शन हो गया ना, ये हेट्रोफेजी में सहायक होता है, बाहर के जो सॉलिड मटेरियल है उनको डाइजेस्ट करके बाहर स्रावित कर देता है, इसको हेट्रोफेजी बोलते हैं। ठीक है, एक फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा देखो, कई बार क्या होता है बेटा, जो सेल के अंदर के कुछ कोशिकांग होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो निष्क्रिय हो जाते हैं, कार्य नहीं करते, तो उनको भी लाइसोसोम क्या करता है, अपचित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो ओल्ड है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, जो फंक्शन करना जिसने बंद कर दिया, अब ये कार्य नहीं कर रहा, तो इस ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कौन आएगा बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा साइज ज्यादा होती है, तो ये अनेक लाइसोसोम आएंगे और इसको चारों तरफ से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और वही बात, इसकी चारों तरफ से इसको घेर लेंगे। घेरने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसी को बोलते हैं बेटा अपन ऑटोलाइसोसोम। बताया था उधर देखो, ऑटोलाइसोसोम, तो ये भी एक प्रकार हो गया लाइसोसोम का। ऑटोलाइसोसोम के अंदर कौन होंगे, कोशिका के खुद के मटेरियल होंगे, और ये फिर रेजिडुअल बॉडी के अंदर कन्वर्ट होगा और वही प्रोसेस आगे सेम रिपीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया, ये वाला जो प्रोसेस है उसको अपन ने क्या नाम दिया है, हेटेरोफेजी। और ये वाला जो प्रोसेस है इसको अपन बोलेंगे बेटा ऑटोफेजी। ठीक है, इस प्रकार से हेटेरोफेजी और ऑटोफेजी में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अपन बोल सकते हैं लाइसोसोम बाहर के और अंदर के मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बात होगी आपकी इसके फंक्शन की। अब देखो इसके जो फंक्शंस हैं उनको अलग से मैं मेंशन कर रहा हूं। तो लाइसोसोम के जो कार्य हैं वो क्या हैं, अब समझना बेटा, इन कार्य जो फंक्शंस हैं उनको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। कार्य, तो आप ही बताओगे बेटा, पहला कार्य यह है हेटेरोफेजी में सहायक। हेटेरोफेजी समझ गए बेटा, बाहर के पदार्थों को क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा, हेटेरोफेजी में सहायक। दूसरा कार्य देखो, ऑटोफेजी में सहायक। इसका मतलब क्या हो गया, अंदर के पदार्थों को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, देखो इसमें बोलते हैं इसको सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। समझना इसको, मतलब क्या होता है, कई बार कोशिका के अंदर कुछ अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं। वो कोशिका जैसे कार्सिनोजन उत्पन्न हो गए, वो अन्य कार्य करने लग गई जो बाकी कोशिकांगों के लिए क्या हो सकते हैं, बाकी जो सेल्स हैं, टिश्यूज, उनके लिए वो घातक हो सकती है। तो लाइसोसोम क्या करेगा, उस परिस्थिति में ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। और लाइसोसोम जैसे ही ब्रस्ट होगा तो ऑब्वियसली सारे एंजाइम कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे और वो पूरी कोशिका को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इसको अपन बोलते हैं ऑटोलाइसिस, मतलब कोशिका का पाचन। और यही कारण है कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं बेटा, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली या एटम बॉम्ब ऑफ सेल। कोशिका का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। तो ऑटोलाइसिस अलग प्रोसेस है, हेटेरोफेजी अलग प्रोसेस है और ऑटोफेजी अलग प्रोसेस है। ये सारे कार्य किसके हैं बेटा, लाइसोसोम
सोम के। ठीक है, यहाँ तक की बात बता दी आपको, लाइसोम के कार्य भी बता दिए। इसके अलावा एक दो कार्य और हैं, थोड़ा सा सुन लो। लाइसोम मेटामॉर्फोसिस में भी हेल्प करता है बेटा, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण में। जैसे जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, उसका जो टेडपोल लार्वा होता है, ये टेडपोल लार्वा है, उसको एडल्ट में कन्वर्ट करता है वो। तो आपको पता है बेटा, जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसकी जो टेल है वो गायब हो जाती है, और टेल को गायब करने में भी कौन सहायक होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, कैथेप्सिन वगैरह, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे बता रहा हूँ। मेटामॉर्फोसिस में भी कौन सहायक है? लाइसोसोम। तो ये आपको लाइसोसोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इसके कार्य हो गए। ठीक है बेटा, अब लाइसोसोम के बाद अपन बात करेंगे किसकी? वैक्यूल की, रसधानी की। वो भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, उसको इसके बाद में अब कवर करते हैं। ये सारा मेंशन करना है बेटा, सारे पॉइंट जो है काम के थे लाइसोसोम के, जो अपन ने बता दिए। ठीक है, ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं वैक्यूल। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 कोशिकांगों की अपन ने बात की थी बेटा। ठीक है, जिसमें पहला हो गया था ईआर, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम। अब लास्ट जो बचा है वो है वैक्यूल। तो वैक्यूल छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर करते हैं। वैक्यूल, रिक्तिका, सारे पॉइंट इसके भी आपको याद रखने हैं। इसकी जो खोज है वो की थी बेटा स्प्लेंजेनी ने। ये भी किसका भाग है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग। जो रिक्तिका होती है बेटा वो भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्लियर? और जो वैक्यूल है वो याद करो, अपन ने बताया था वैक्यूल अनेक छोटी छोटी किस्में होती हैं एनिमल सेल में, और एक बड़ी केंद्रीय जो बिल्कुल सेंटर में किसमें? प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, अब वैक्यूल की बातें करते हैं बेटा। वैक्यूल के कार्य, वैक्यूल के प्रकार वगैरह सारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बेटा वैक्यूल की। जैसे आपकी सैप वैक्यूल है, रसधानी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। सैप वैक्यूल, वैक्यूल ही है लेकिन इसको रसधानी बोल देते हैं। क्लियर? तो जो सैप वैक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर देखो बेटा। जनरली ये प्लांट का कैरेक्टर है, प्लांट सेल में इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो ये वैक्यूल है, जो वैक्यूल है एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है बेटा। वैक्यूल की झिल्ली को अपन टोनोप्लास्ट बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोनोप्लास्ट। और आप जानते हो बेटा टोनोप्लास्ट जो है विभेदात्मक पारगम्य होती है या चयनात्मक पारगम्य होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल की झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल है उसके अंदर जो रस भरा होता है उसको अपन बोलते हैं सेल सैप, कोशिका रस। और सेल सैप में क्या क्या उपस्थित होता है वो अपन यहाँ मेंशन कर रहे हैं। इसके अंदर जल मिलेगा आपको, इसके अंदर लवण मिलेंगे, इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, इसके अंदर अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं, या बोल सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ। इसमें शर्करा भी हो सकती है। इसके अलावा बता दिया जल है, लवण है, विटामिन, उत्सर्जी, अपशिष्ट पदार्थ है जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होते, वो सारे वैक्यूल के अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ वैक्यूल में वर्णक मिलता है, पिगमेंट, इंपॉर्टेंट है ये पिगमेंट, जैसे एंथोसाइनिन। ये क्या है? वर्णक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, यहां मेंशन कर रहा हूं। एंथोसाइनिन वर्णक याद रखना बेटा, किसमें पाया जाता है?
सेल सेप के अंदर होता है, या बोल सकते हैं रसधानी के अंदर पाया जाता है। और जो एंथोसायनिन जो वर्णक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। ये जल में घुलनशील होता है, जल घुलनशील, और ये कलर प्रोवाइड करवाता है, जैसे आपका पर्पल कलर हो गया, रेड हो गया, येलो कलर हो गया। तो ये कलर प्रोवाइड कराता है, जैसे कोई भी फ्रूट हो या फिर पुष्प हो, उनको कलर प्रदान करेगा, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ही मेंशन कर रहा हूं, जो बीट रूट है, बीट रूट बोले तो चुकंदर, उसके अंदर जो कलर होता है उसका कारण क्या है, एंथोसायनिन। तो उसके अंदर जो वैक्यूल है उसके अंदर एंथोसायनिन भरा होता है, तो ये एंथोसायनिन के कारण उसका कलर होता है। सेल सैप जो होता है बेटा, उसके अंदर देखो इतने सारे पदार्थ हैं, जैसे लवण है या शर्करा वगैरह है, उनकी सांद्रता यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो अंदर कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, और उनकी बाहर साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो समझ सकते हो, साइटोप्लाज्म से सेल सैप के अंदर जो पदार्थ जाते हैं उनके लिए कौन होते हैं, यहाँ पर पंप होते हैं, जो सांद्रता प्रवणता के विपरीत पदार्थों को वैक्यूल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो कोशिका द्रव्य में उन पदार्थों की सांद्रता कम होती है, और वैक्यूल के अंदर उन पदार्थों की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ देखो कंसंट्रेशन कम है और यहाँ इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट ये इन पदार्थों को अंदर की ओर ट्रांसफर किया जाता है। और जो प्लांट में सैप वैक्यूल होती है बेटा, याद रखना, ये लगभग 90% भाग को घेरे रहती है। जो बात करें अपन वैक्यूल की, तो बताया था लार्ज होती है, सेंटर में पाई जाती है। तो कोशिका का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 90% वॉल्यूम जो है वो कौन कवर करता है, सैप वैक्यूल। ठीक है, 90% भाग को क्या करती है, घेर के रखते हैं। 30 से लेकर 90, मैक्सिमम कितना हो गया, 90%। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, आपकी प्लांट सेल की, सैप वैक्यूल की। एक दो और है बेटा, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बस इतना याद रखना आपको, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी। ये पाई जाती है बेटा आपके प्रोटिस्टा में, जैसे अमीबा। ठीक है, और ये उत्सर्जन में सहायक होती है। और ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी सहायक होती है बेटा, प्रासरण नियमन में भी सहायक होती है। इसमें भी देखो जो सैप वैक्यूल है, आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, ये भी क्या करती है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, वाटर कब अंदर जाएगा कब बाहर जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेल फ्लैसिड होती है, सेल टर्जिड होती है, और उसमें प्लाज्मोलाइसिस होता है, उसमें किसका रोल होता है बेटा, वैक्यूल का। ठीक है, एक होती है बेटा फूड वैक्यूल, भोज्य धानी। ठीक है, ये भी कुछ प्रोटिस्टा में पाई जाती है, जो पाचन में, फूड के पाचन में सहायक होती है, पाचन में सहायक। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी किसकी, वैक्यूल की। छोटा सा टॉपिक है, इसको बस इस तरह से कवर करना है, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कवर करने हैं, और बाकी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही बनते हैं। वैक्यूल किसका कैरेक्टर आपके सामने है, वैक्यूल में क्या क्या चीजें, जैसे सैप वैक्यूल में पादप का टिपिकल कैरेक्टर है, टिपिकल वैक्यूल जो होती है वो सैप वैक्यूल होती है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। एंथोसायनिन किसमें पाया जाता है, वैक्यूल के अंदर। ठीक है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा अपन, टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आपका भाग हो गया वैक्यूल। अब अपन ने जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के चारों भाग थे वो अपन ने बेटा कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद अपन एक टॉपिक और लेते हैं जिसका नाम है माइक्रोबॉडीज। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें 3-4 कोशिकांग हैं, उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन स्टडी करते हैं माइक्रोबॉडीज की। आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, तो अपन यहाँ पहले कवर करते हैं। उसमें कुछ कोशिकांग है जिनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में आपको अध्ययन करना है।
ठीक है, तो अभी ये टॉपिक कवर कर लेते हैं, छोटा सा है बिल्कुल, 3-4 सेल ऑर्गन अभी कवर करा देते हैं। माइक्रो बॉडीज, सूक्ष्म काय। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं बेटा? ये कोशिकांग हैं, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग। ये छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं, इनकी साइज बहुत स्मॉल होती है, इसलिए इनको अपन माइक्रो बॉडीज के नाम से जानते हैं। ये स्मॉल वेसिकल्स होती हैं, जिनमें अनेक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं, इस साइज में क्या होती हैं? छोटी होती हैं, थैली समान होती हैं, और इनमें विभिन्न प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो माइक्रो बॉडीज होती हैं, पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती हैं। पहले इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर एक एक करके उनकी स्टडी करते हैं। इनके एग्जाम्पल जो है, उदाहरण देखो बेटा माइक्रो बॉडीज के। पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, स्फेरोसोम, लोमासोम और लाइसोसोम। चूंकि लाइसोसोम अपन पहले स्टडी कर चुके हैं, वैसे लाइसोसोम माइक्रो बॉडी का एग्जाम्पल है, लेकिन ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग भी है, इसलिए यहाँ पर लाइसोसोम की बात नहीं करेंगे क्योंकि स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर अपन इन ऊपर वाली चारों माइक्रो बॉडीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पेरोक्सिसोम। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है बेटा इनमें। पेरोक्सिसोम, ओके, तो पेरोक्सिसोम पहले पॉइंट क्या याद रखोगे? माइक्रो बॉडी है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ओके, ये माइक्रो बॉडी का एग्जांपल है और एकल कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये मैंने पहले बता दिया है। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? यह है प्लांट सेल तथा एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। इंपॉर्टेंट है पेरोक्सिसोम। प्लांट, अपन डायग्राम में भी बताया था बेटा, याद करो, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पेरोक्सिसोम जो है वो पाया जाता है। पेरोक्सिसोम जो है उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनको एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम बोलते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम कहलाते हैं। जैसे एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, कैटालेज एंजाइम। तो इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो निम्न प्रकार हैं। इसके अंदर ये एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम्स जैसे यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ये एंजाइम पेरोक्सिसोम के अंदर पाए जाते हैं और पेरोक्सिसोम बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा। इसके अलावा पेरोक्सिसोम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, याद रखना बेटा, प्लांट्स में पेरोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन, आगे आएगा फिजियोलॉजी में ये फोटो रेस्पिरेशन, या इसको अपन बोलते हैं C2 साइकिल। C2 साइकिल में सहायक होता है। तो बेटा याद रखना,
जो C2 साइकिल है कहाँ परफॉर्म होता है, यही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। C2 साइकिल के लिए पेरोक्सिसोम भी चाहिए, C2 साइकिल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए, और C2 साइकिल के लिए क्लोरोप्लास्ट। तो C2 साइकिल पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तीनों में परफॉर्म होता है, तीनों में जो है कंप्लीट होता है। तो C2 साइकिल का स्थल क्या है, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पेरोक्सिसोम की बात करें इसलिए बता दिया, पेरोक्सिसोम C2 साइकिल में हेल्प करता है। पेरोक्सिसोम के बाद दूसरा जो है वो है बेटा ग्लाइक्सिसोम। बस 2-3 पॉइंट है इसके। ग्लाइओक्सिसोम, ग्लाइक्सोम किस में होता है बेटा, केवल प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में पाया जाता है। ग्लाइक्सोम जो है एनिमल में नहीं होता बेटा, एनिमल सेल में अनुपस्थित। याद करो पहले बताया था, एनिमल में एब्सेंट। जो ग्लाइक्सोम है बेटा, इसके कार्य वगैरह पे भी फोकस करेंगे। पहला तो पॉइंट हो गया, प्लांट में होता है, एनिमल में ग्लाइक्सोम नहीं होता। ग्लाइक्सोम जो है वो जनरली पाए जाते हैं बेटा कुछ विशिष्ट सीड सेल में पाए जाते हैं। ये किसमें होते हैं, ये सीड सेल में। ग्लाइक्सोम जो है उसके अंदर एक साइकिल परफॉर्म होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। तो अपन बोल सकते हैं यह है ग्लाइओक्सिलेट चक्र का स्थल होता है। अगला पॉइंट जो ग्लाइकोसोम है बेटा, ये जो लिपिड है उनको कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट करता है। जैसे बता रहा हूं यहां पर, जो लिपिड हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, शुगर में, कार्बोहाइड्रेट में। तो उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ग्लाइकोसोम। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं ग्लाइकोसोम के अंदर जो है लिपिड स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, लिपिड। और वो लिपिड जब सीड का परिपक्वन होता है तो लिपिड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, शुगर में, और वो शुगर रेस्पिरेशन में सहायक होती है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, कुछ सीड होते हैं कच्चे होते हैं, फिर जैसे परिपक्व होते हैं तो हल्के से मीठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, उसमें जो लिपिड कंटेंट है वो शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका मूंगफली है, तो मूंगफली का जो सीड है, देखना मूंगफली जब पक जाती है तो थोड़ी थोड़ी मीठी हो जाती है, कारण क्योंकि मूंगफली में लिपिड भी है, तेल निकलता है, और वो लिपिड धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, शुगर में। और उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ग्लाइओक्सिसोम। अगला पॉइंट, ग्लाइक्सिसोम जो है बेटा याद रखना, जो फैट होती है, फैट के बीटा ऑक्सीडेशन का स्थल होता है। फैट का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसका स्थल कौन है, ग्लाइक्सिसोम। तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो सीड जर्मिनेट हो रहे हैं तो सीड जर्मिनेशन के दौरान उनके अंदर जो सेल्स हैं उनमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, उसका मुख्य स्थल कौन होता है, ग्लाइक्सिसोम। वैसे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, रेस्पिरेशन में आप स्टडी करोगे तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट किस किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ग्लाइक्सोम में होता है, पेरोक्सिसोम में भी होता है। लेकिन अगर वो सीड की बात करें, सीड जर्मिनेशन के दौरान मुख्य स्थल कौन है, ग्लाइक्सोसोम। वैसे कॉमन बात करें तो किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि अपने अंदर तो सीड होते नहीं है, अपने अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो मुख्य स्थल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन सीड की बात करें तो मुख्य स्थल कौन हो जाएगा, ग्लाइकोसिसोम। क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं ग्लाइकोसोम के बाद स्फेरोसोम। इसमें भी 2-3 पॉइंट है बेटा, ज्यादा नहीं। स्फेरोसोम, ठीक है, ये भी किसमें होते हैं, केवल प्लांट्स में होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं होते स्फेरोसोम, याद रखना बेटा, एनिमल में अनुपस्थित। स्फेरोसोम को बेटा अपन प्लांट लाइसोसोम भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लांट लाइसोसोम भी कहलाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ अपघटनकारी एंजाइम होते हैं, इसलिए इनको प्लांट लाइसोसोम। तो इसलिए प्लांट जो है उनमें स्फेरोसोम लाइसोसोम का काम कर रहा है, इसलिए वहां पर टिपिकल लाइसोसोम रेयरली प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कौन है, स्फेरोसोम। क्यों बोला प्लांट लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं।
अब अगली बात करें स्पेरोसोम, बहुत महत्वपूर्ण बेटा, स्पेरोसोम का निर्माण जो है वो होता है एसईआर से। यह है एसईआर से निर्मित होते हैं, ठीक है। और कार्य क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है स्पेरोसोम का कार्य, ये लिपिड निर्माण तथा लिपिड संग्रहण में सहायक होते हैं। ये लिपिड का निर्माण भी करते हैं और लिपिड को स्टोर करके भी रखते हैं, ठीक है। तो देखो स्फेरोसोम ग्लाइसोसोम जिसमें ज्यादा होंगे सीड्स में, तो ऑब्वियसली वहां पर आप उनसे ऑयल को गेन कर सकते हो। अपने बीजों से तेल प्राप्त करते हैं बेटा, तो तेल जो है वो कहाँ होता है, वो स्फेरोसोम ग्लाइसोसोम के अंदर स्टोर होता है। तो अपन क्या करते हैं, उस तेल को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो अपने लिए काम का होता है। तो ऑब्वियसली किसमें मिलेगा ये स्फेरोसोम ग्लाइसोसोम, किसका करेक्टर होगा, ये प्लांट्स का करेक्टर होगा, एनिमल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एक और रह गया लोमासोम। लोमासोम को भी समझा देते हैं बेटा, केवल थोड़ा सा 2 लाइनें याद रखनी है लोमासोम की। लोमासोम ये थोड़ा विशिष्ट है। लोमासोम जो है वो किसमें होता है, ये कवकों में पाया जाता है, कवकों में पाया जाता है। लोमासोम जो है याद रखना बेटा, सेल वॉल तथा सेल मेम्ब्रेन के मध्य उपस्थित होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लोमासोम जो है वो कवकों का कैरेक्टर है, और कवकों में ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाता है। और ये कोशिका विभाजन के दौरान पट निर्माण में भी सहायक होता है, कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है, श्रावण में भी सहायक होता है, बोल सकते हैं विभाजन में सहायक, किसमें, विभाजन में सहायक, और ये सीक्रेशन में भी सहायक होता है। तो ये कुछ माइक्रोबॉडीज थी बेटा, आपकी एनसीईआरटी माइक्रोबॉडीज वाले टॉपिक में केवल 3 लाइनें लिखी हैं, सुन लो फिर से। माइक्रोबॉडीज जो हैं वो विशिष्ट पुटिकाएं होती हैं, छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं जो झिल्लीबद्ध होती हैं, जिन्हें कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। और ये जो माइक्रोबॉडीज हैं ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो है उपस्थित होते हैं। अब इनके नाम भी आ गए। पेरोक्सिसोम दोनों में पाया जाता है, स्फेरोसोम ग्लाइकोसोम प्लांट्स में पाया जाता है, लोमासोम कवक में पाया जाता है, लाइसोसोम भी लगभग दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो इन माइक्रोबॉडीज को आप थोड़ा सा स्टडी करना, क्लियर। तो ये माइक्रोबॉडीज होगी। देखो आपके कौन कौन से कोशिकांग हो गए बेटा, अभी तक जो मैंने कोशिकांग करवाए हैं, फिर से समझ लेना, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ। कोशिकांगों का नाम वो एकल झिल्लीबद्ध हैं या दोहरी झिल्लीबद्ध हैं, और उनके कार्य सारे याद रखने। तो अभी तक अपने जो जो कोशिकांग स्टडी किए हैं उनका एक मैं लिस्ट बना रहा हूं बेटा। देखो अपन ने बात की थी ईआर की, कंप्लीट, गोल्जी बॉडी कंप्लीट, लाइसोसोम कंप्लीट, वैक्यूल हो गया कंप्लीट। इसके बाद अपन ने बात की है बेटा ग्लायोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम और लोमासोम। तो अपन ने ये कोशिकांग अभी तक स्टडी कर लिए हैं। देखो ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोम, वैक्यूल, ग्लाइकोसोम, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम एंड लोमासोम। और बेटा बताओ इस सारे कोशिकांग जो अपन ने अभी तक स्टडी किए हैं ये अभी तक क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस है, सिंगल मेम्ब्रेनस, ठीक है। और बाकी कोशिकांग जो अभी बचे हुए हैं उनकी भी अपन बात करेंगे बेटा, ठीक है। वो कल वाले लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे, लेकिन मैं एक बार लिस्ट बना रहा हूं कि कौन कौन से कोशिकांग अभी बच गए। यूकैरियोटिक कोशिका में जो अन्य कोशिकांग जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से और किस किस की आपको स्टडी करनी है, आप ही बताओगे मेरे को। तो अन्य जो अभी अगले लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बोल दो प्लास्टिड का प्रकार है, सारे प्लास्टिड पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम की स्टडी भी करेंगे वापस, ठीक है बेटा, ये भी कोशिकांग है। और बताओ सेंट्रोसोम स्टडी करेंगे,
न्यूक्लियस, इसकी भी स्टडी करेंगे। ये कोशिकाओं जो बचे हुए उनकी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य संरचनाएं हैं, जैसे आपका सीलिया हो गया, फ्लेजिला हो गया, साइटोस्केलेटन हो गया, उनकी बात भी करनी है। तो इस चैप्टर में केवल यही बचे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, और उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर जो हैं जैसे सीलिया एंड फ्लेजिला, इसके अलावा साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये इस चैप्टर में बचे हुए हैं, जिनको अपन आगे वाले नेक्स्ट जो आपके कितने लेक्चर बचे हुए हैं, 4 लेक्चर बचे हुए हैं, तो उनमें आराम से इनको अपन धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है, इनमें देखो डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेनस हैं जो अपन स्टडी करेंगे। ये मेम्ब्रेनलेस, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग थे वो अपन ने मोस्टली स्टडी कर लिए हैं। अब डबल मेम्ब्रेनस पढ़ेंगे और मेम्ब्रेनलेस कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे। क्लियर बात बेटा, बिल्कुल आराम से इनको स्टडी करना बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके काम केवल वो ही टॉपिक आएगा जो आपके याद रहेगा, जिसका कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा, वही एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप बहुत वाइड पढ़ लो, लेकिन वो चीज़ें आपको याद ही नहीं, उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, कोई काम नहीं आएंगे। आप एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, लेकिन हर चीज़ आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट करो, तब आएगा मजा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप मॉड्यूल के अंदर सारे क्वेश्चन डिस्कस करें, और वो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा बेटा आपको। ठीक है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं, गोल्जी बॉडी, ER, लाइसोसोम और ग्लाइकोसोम। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं बेटा, ऑप्शन यही रहेंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रोटीन निर्माण का मुख्य स्थल क्या है, समझना, प्रोटीन निर्माण का मुख्य स्थल, ऑब्वियसली आपका आंसर क्या जाएगा, ER। अगर मेरा क्वेश्चन होता लिपिड निर्माण का मुख्य स्थल क्या है, तब भी आप क्या बोलोगे, सर ER ही है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का मुख्य स्थल क्या है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, गोल्जी बॉडी। याद आया, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड गोल्जी बॉडी द्वारा निर्मित किए जाते हैं। लेकिन अगर वो प्रोटीन और लिपिड की बात करें तो ER। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, ग्लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, लिपिड किसमें स्टोर है बेटा, ग्लाइकोसोम में। कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है पेरोक्सिसोम, तीसरा है ग्लाइकोसोम, चौथा है ऑल ऑफ दीज। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से वसा का बीटा ऑक्सीडेशन, ध्यान से समझना बेटा, जो फैटी एसिड होते हैं, फैट होती है, उसका बीटा ऑक्सीकरण किसमें होता है, तो आंसर होगा बेटा ऑल। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, पेरोक्सिसोम में भी होता है, ग्लाइकोसोम में, तीनों में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स परफॉर्म होता है। लेकिन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन, निम्न में से वसा के बीटा ऑक्सीकरण का मुख्य स्थल कौन है, तो आंसर क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि निम्न में से अंकुरित हो रहे बीजों में वसा के बीटा ऑक्सीडेशन का मुख्य स्थल क्या है, तो आंसर क्या जाएगा, ग्लाइकोसोम जाएगा बेटा। तो इस तरह से नीट में क्वेश्चन आते हैं बेटा। थोड़ा क्वेश्चन को समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आंसर बहुत इजीली आ जाता है। अपन क्या क्वेश्चन जल्दीबाजी में रीड कर जाते हैं तो फिर करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत आराम से स्टडी करना है, उसको ढंग से पढ़ना है, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट पे जाना है, फिर आंसर पे जाना है आपको। कई बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ा, ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आंसर फिर उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी बेटा। एक्यूरेसी तब आएगी जब आप क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करोगे, फिर अपने कॉन्सेप्ट पे जाओगे, फिर कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल के लेके आओगे। ठीक है, तो ये बात होगी अभी तक इन कोशिकांगों की। अब अगले लेक्चर में अपन जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ रिवीजन करते रहना, बार बार एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ते रहना। ओके, तो कल अपन स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल द बेस्ट।